गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 10th साइंस बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं, ठीक। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। फिर हेटरोट्रॉपिक में भी डिवीज़न करके हमने सारी चीज़ें क्लियरिफिकेशन कर लिया था, ठीक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक, ये सारे न्यूट्रिशन के टर्म्स आपने पढ़े थे, ठीक ना। आज जो टॉपिक हमारा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी हमें पढ़ना है 1 by 1। क्लियर है। चलिए देखते हैं पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है हमने पहले ही पढ़ा था सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फंगस में होता है। फंगस ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज से फूड ऑब्टेन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। हम जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, वो स्पेशली ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। चलिए पहला पॉइंट इसमें है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by the process of photosynthesis, ठीक ना बेटा, by the process of photosynthesis। ये photosynthesis प्रोसेस द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। that's why they are called autotrophs। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स। आई बात समझ में। इसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन करता कैसे है, फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, हमें यह समझना होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जैसे भी आप करना चाहो, ठीक। देखो सबसे पहले होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना बेटा। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, ठीक बेटा। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है बेटा, क्लोरोफिल, ठीक भैया। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लोरोफिल इसमें होता है। अच्छा, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, अभी तक आपको पता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने की वजह से प्लांट्स की लीफ ग्रीन इन कलर होती हैं, पता है आपको। लेकिन क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इंट्रैप करता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन लाइट एनर्जी को इंट्रैप करना और उसको चेंज करना इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक बेटा। ये क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है, इस चीज़ को आप याद रखना। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सीधा चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। क्लियर यहाँ तक।
फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, कैसी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले रिएक्शन से समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे ये प्रोसेस ऑकर होती है, इसमें रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, प्लस इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक बार समझ के देखते हैं। ठीक बेटा, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके बेटा, देखते हैं इसके रिएक्शंस को, कैसे ये रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस की। देखिए जरा, देख बेटा होता क्या है, प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है बेटा वाटर, फ्रॉम सॉइल से मिलेगा इसे, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जैसे CO2 और वाटर ये आपस में करेंगे तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, प्लस यहाँ पे वाटर फिर से फॉर्म होगा। अब ध्यान सुनना मेरी बात, इसे बोलते हैं ग्लूकोज, ये है बेटा ऑक्सीजन। ठीक, अभी ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो देखो यहाँ पे कार्बन 6 है, मैं रिएक्शन पहले बैलेंस कर दे रहा हूँ, ये कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो ये इसको 6 कर दो, क्या कर दें, 6 कर दें, यहाँ पे 1 था, यहाँ 6 था, हमने 6 कर दिया, कार्बन बैलेंस। जरा हाइड्रोजन पे फोकस करो, हाइड्रोजन पे अगर हम फोकस करें तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 12 प्लस 2 यहाँ पे कितना है बेटा 14, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन है 2, ओनली 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 14। तो आप ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 6 2 जा 12 और 12 यहाँ पे, 6 2 जा 12 और 12 यहाँ 24, इसको कर लो 12 से, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब जरा बात करो ऑक्सीजन की, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 6 जा 12 और 12 ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, देख लो फिर से एक बार, 6 2 जा 12 और ये 12 24 ऑक्सीजन, जरा यहाँ चेक करो, 6 ऑक्सीजन 12 और 2 14, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 2 जा 12, 12 6 18 और 18 6 24। आई बात समझ में, हो गई रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे हुआ क्या, जब CO2 प्लांट ने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से, तो आपको पता है जब स्टोमेटा, व्हेन स्टोमेटा ओपन, जैसे स्टोमेटा ओपन होगा O2 आउटसाइड, ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी, CO2 इनसाइड अंदर आएगी, देखो ऑक्सीजन बाहर जा रही है, CO2 अंदर आ रही है, CO2 रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, ठीक, और साथ ही साथ वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है आउटसाइड, आपने पढ़ा ट्रांसपिरेशन, ठीक, तो आपने पढ़ा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी स्टोमेटा से पानी का वेपर फॉर्म में निकलना। तो देखो यहाँ वाटर निकल रहा है, ये वेपराइज हो रहा है, ये वेपर फॉर्म में निकलेगा, तो ये ट्रांसपिरेशन में जो वाटर निकलता है ये वही वाटर है। आई बात समझ में, और यहाँ जो वाटर है वो यूज किया जा रहा है बेटा, क्लियर है। तो जो यहाँ वाटर लिखा गया ना वो ट्रांसपिरेशन के केस में निकलता है बाहर। आई बात समझ में, ऑक्सीजन बाहर जाती है, CO2 अंदर आती है, वाटर वेपर भी बाहर जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन, जब यहाँ CO2 और वाटर रिएक्शन किए, ये ग्लूकोज बना और ये ऑक्सीजन निकला है, तो आपसे पूछा जाएगा ये जो ऑक्सीजन निकला है ये कहाँ से निकला है। इनके पास भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन निकला कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड में से या वाटर में से, ये चीज़ हमें समझना है बेटा। वाटर में से ऑक्सीजन निकला या CO2 में से निकला है, क्लियर ना, ये चीज़ हमें बखूबी समझना होगा। चलिए उसको भी करके देखते हैं, इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, जैसे भी आप करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर नोट्स के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप चैप्टर पहले समझ लो, ठीक बेटा।
चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, आगे चले। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ठीक, CO2 में से निकलता है कि वाटर में से निकलता है। अब जरा समझते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। देखो ये सन है, सन ये लाइट प्रोवाइड करेगा, लाइट एनर्जी। ठीक बेटा, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। बताया था आपको, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड। चेंज किस में करेगा बेटा? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। आई बात समझ में? यही केमिकल एनर्जी पहुंचेगी जो प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया था सॉयल से। चलो इसको यहाँ कर देते हैं। यही केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगी जिसको प्लांट ने सॉयल से एब्जॉर्ब किया था ऊपर की तरफ। अब ये केमिकल एनर्जी इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, वाटर स्प्लिट कर जाएगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऑक्सीजन निकलना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 कर लो पहले ही, मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे ही वाटर केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा तो देखो 2 2 जा 4। अगर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 हाइड्रोजन, देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, वाटर क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, चेंज किया केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा, ऑक्सीजन में 4 हाइड्रोजन आयन में और 4 इलेक्ट्रॉन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो मतलब होता है फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, और लिसिस मतलब टूटना, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का टूटना। तो वाटर की स्प्लिटिंग को ही बोलते हैं फोटोलिसिस। अब यहाँ पे हुई बेटा फोटोलिसिस। अच्छा आगे देखो जरा, आगे अभी प्रूफ हो जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, वाटर में से या कार्बन डाइऑक्साइड में से। अब ध्यान सुनना, इनके पास एनर्जी होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इनके पास थी ATP फॉर्म में। इन्होंने एनर्जी को स्टोर किया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ध्यान रखना बेटा, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ क्या लिखा है? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट को अलग कर दिया गया है। तो PI जो लिखा है, I फॉर इनऑर्गेनिक, P फॉर फॉस्फेट, PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट को आपने अलग किया तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आई बात समझ में? चलो दूसरा, यहाँ पे एक एंजाइम होगी बेटा जिसका नाम होता है NADPH2। क्या होता है बेटा? NADPH2। ये NADPH2 टूटेगा तो किस में चेंज होगा? NADP। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। आई रिपीट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। आई बात समझ में? ये हो गया। अच्छा, तो अगर NADPH2 टूटेगा, NADP बनेगा, तो बताओ निकला क्या होगा? H2 निकला होगा सर, H2 निकला होगा। वेरी गुड। अब देखो, ये ADP डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट को दोबारा से ऐड करके ATP बनाना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ जाएंगे, जो एनर्जी के फॉर्म में होगा वो एनर्जी देगा ताकि ये दोनों आपस में ज्वाइन होकर फिर से ATP बन सके। और दूसरी चीज़, NADPH2 टूट के हाइड्रोजन निकल गया, NADP बचा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन फिर से आएगा और ये बेटा चेंज हो जाएगा फिर से NADPH2 में। आई बात समझ में? NADP को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, फिर से चेंज होगा NADPH2 में। आई बात समझ में? अब स्टोमेटा जब ओपन होगा तो CO2 आएगी अंदर। CO2 कहाँ आएगी बेटा? अंदर। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी बेटा? बाहर। और ये CO2 किससे रिएक्शन कर जाएगी? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। और जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा मेरे लाल? बताओ। ग्लूकोज।
तो बताओ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड में से या वाटर में से? वाटर में से। कहाँ से निकलती बेटा? वाटर में से। और CO2 किससे रिएक्शन करता है? हाइड्रोजन से। अब एक चीज और समझो, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, पहले से ही आपने हाइड्रोजन को ले जाके ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ मेरे लाल? रिडक्शन किसका हुआ? CO2 का। किसका रिडक्शन हुआ? CO2 का। आई बात समझ में? अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हुई इस पूरी प्रोसेस में। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले बेटा, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। जरा देखो ध्यान से, मैं प्रोसेस यहीं लिख दे रहा हूँ बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली प्रोसेस अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया गया मेरे लाल, देखो। सेकंड, इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, फिर क्या किया? चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एब्जॉर्व लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें चेंज हुई बेटा? केमिकल एनर्जी, ठीक ना। आप चाहो तो इस स्टेप को ही दिखा सकते थे पहले में। थर्ड स्टेप कौन सी हुई बेटा? फोटोलिसिस। कौन सी हुई? फोटोलिसिस, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का टूटना। बताओ फोर स्टेप क्या हुई? रिडक्शन ऑफ CO2। क्या हुआ बेटा? रिडक्शन ऑफ CO2। ध्यान से सुनना बेटा, रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हुआ तभी तो ग्लूकोज बना, हाइड्रोजन ऐड हुआ था ना। क्लियर है बेटा? अजीत, नीलेश, क्लियर है यहाँ तक? 10th क्लास स्टूडेंट रिस्पॉन्स जरूर करिएगा बेटा, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। आगे चले तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होती इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपसे क्लास 10th में पूछा जा सकता है। आगे चले, चलिए नोट कर लिया। चलो अब देखते हैं, अब रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो भैया कौन से यूज होते हैं? पहला सनलाइट यूज होता है, वेरी गुड। सेकंड कौन सा होता है बेटा? CO2 होता है। थर्ड कौन सा होता है? क्लोरोफिल। और कौन सा होता है? वाटर। कौन सा होता है? वाटर। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछेगा रॉ मटेरियल कौन से यूज होते हैं बेटा, ये चार चीजें यूज होती हैं जिनके बिहाफ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे देखते हैं। चलो अब बात आती है कि अच्छा स्टोमेटा ओपन होता है, उसका भी स्ट्रक्चर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आता है बेटा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है बेटा, इसे बोलते हैं सब्सिडरी सेल। कौन सी सेल?
सब्सिडरी सेल। ठीक बेटा, क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल। इसे क्या बोलते हैं मेरे लाल? न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, बीन शेप। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आएगा या पूछेगा स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिस्पायरेशन। स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना। जब ये ओपन होगा, ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है बेटा। जब ये ओपन होगा तो CO2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, वाटर वेपर फॉर्म में बाहर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन एंड रिस्पायरेशन। पानी का वेपर फॉर्म में निकलना, दिस इज ट्रांसपिरेशन। क्लियर है बेटा? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आता है डायग्राम बनाने को, तो डायग्राम बना दीजिएगा आप। एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सराउंडिंग में सब्सिडरी सेल होती है। स्टोमेटा में गार्ड सेल की संख्या 2 होती है, जिनका शेप बीन शेप होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, किस प्लांट की लीफ में स्टोमेटा में गार्ड सेल का शेप डंबल शेप होता है? आई रिपीट अगेन, कौन से प्लांट की लीफ है जिसमें स्टोमेटा में गार्ड सेल का शेप डंबल शेप होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा। क्लियर है? आगे चले, चलो। अच्छा, एक और आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है बेटा कि अगर प्लांट्स की लीफ को देखा जाए, प्लांट्स की लीफ में अगर हम बीच में कोई स्टेप लगा दें यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस लाइट यहाँ कांटेक्ट करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ फोटोसिंथेसिस। एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे स्पेशली, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जिस वजह से यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट हो जाएगा। ठीक ना मेरे लाल? फिर इसको बॉयल्ड वाटर, बॉयल्ड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में रखेंगे, फिर क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे स्टार्च है या नहीं है। कैसे करेंगे? आपको आयोडीन चाहिए होगा। आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। कौन सा देता है बेटा? ब्लू कलर। एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा, स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू। तो अगर आयोडीन यहाँ गिराओगे, यहाँ गिराओगे, तो ये ब्लू हो जाएगा, जबकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है। आई बात समझ में? क्लियर है? आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। ठीक बेटा? चलो, ये तो बात थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। ठीक बेटा? किसकी बात थी? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ तक अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, रॉ मटेरियल्स आपको बताया, कौन कौन सी प्रोसेस होती ये बताया, फोटोलिसिस का क्या मतलब होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की 1 बाय 1। अगर आपको लगता है अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपके बुक में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इधर थोड़ा डिले हुआ है बेटा, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम थी जिस वजह से, बट कोशिश पूरी रहेगी आपको प्रॉपर लेक्चर मिले। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दूसरी चीज़ बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और कोशिश करेंगे वो थोड़ा लेंदी हो ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो सके। इसमें तो केवल आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, जल्दी से आप इस टॉपिक को वॉच करिए, आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको जल्दी से जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर ना बेटा? तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से वॉच करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, और जो डाउट्स होते हैं वो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।